हम अपने मेहमान को जोड़े उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इटावा में क्या कुछ कहा। ये जितने खड़े लोग हैं या जिनसे अभी हम मिलके आ रहे हैं, ये सब किसान हैं और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है। इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किस तरह से ठीक होएगा? उत्तर प्रदेश तब ठीक हो जाएगा जब ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी। तब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के हटने के बाद सब चीजों में सुधार आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नाराज है, केंद्र सरकार से कह रहा है हमारे फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट का और किसी भी न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं और समय समय पर कोर्ट भी निर्देश देते हैं सरकार को। मुझे उम्मीद है कि सरकार उन निर्देशों का पालन करेगी। जिस तरह से भाजपा आप काशी को आगे लेके आ रही है, 10 दिन में कह रही है काशी की चीजें आ जाएंगी तो सब ठीक होगा। क्या आ जाएगा? काशी का मुद्दा लेके आ रही है, काशी को लेकर के कौन सा मुद्दा है ये? कि काशी में भी सब कुछ ठीक करके उसका एक मैसेज आएगा सरकार को लेकर। देखिए, सरकार का समय खत्म हो गया, जनता इंतजार कर रही है कब वोट डालें और कब इन्हें हटाएं। इस बीच हमारे साथ सपा नेता मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनोज यादव जी, एक तरफ आगरा फिर इटावा, लगातार अखिलेश यादव का दौरा चल रहा है, हर एक क्षेत्र हर एक जिले में जा रहे हैं ताकि जो 2022 में है 2022 में सपा कुछ कमाल कर सके। आपको लगता है क्या इस तरह के दौरे से जनता का रुख सपा की तरफ होगा? देखिए, जनता का रुख तो सपा की तरफ हो चुका है, लेकिन क्योंकि जब तक चुनाव ना हो जाए और चुनाव के परिणाम ना जाए तब तक आप क्या कह सकते हैं। लेकिन चूंकि चुनावी वर्ष है और ये हर पार्टी के राष्ट्र नेतृत्व का दायित्व होता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से, कार्यकर्ताओं के घर में अगर कोई ट्रेजेडी हो गई है या जो भी हमारे राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं उनको पूरा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक आरोप हम पे हमेशा लगता है कि हमारे नेता घर से नहीं निकलते हैं, क्योंकि ये बनाया हुआ, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता जनता का आरोप है, ये बीजेपी का बनाया हुआ एक नैरेटिव है जो ये बताने की कोशिश करता है कि बीजेपी तो काम कर रही है लेकिन दूसरे नेता घर से नहीं निकलते हैं। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4.5 सालों में उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, वो धरने पे भी बैठे हैं, उन्होंने आंदोलन भी किए हैं और लगातार पूरे प्रदेश में प्रोग्राम हुए हैं। और लेकिन चूंकि कोविड का समय था तो उस तरह के आंदोलन नहीं हो पाए जिस तरह के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। एक चीज और कहना चाहूंगा, इस सरकार से जिस तरह चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है वो ट्रिक हमें पता चल गई है। तो उसके लिए कोई आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। जो सिस्टम है, जो समीकरण है, जो तमाम सारी चीजें हैं उनको हम दुरुस्त करने पे लगे हैं और उसी दुरुस्तता के साथ हम राजनीति 2022 का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जिले में जा रहे हैं तो एक मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों के भुगतान का, गन्ने भुगतान का मुद्दा वो उठा रहे हैं, फिर बेरोजगारी, फिर महंगाई, ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। अच्छा, जो गन्ने भुगतान का जो मुद्दा है, क्या जब सपा थी तब क्या गन्ना भुगतान नहीं लटका हुआ था लोगों का? तब भी लोग इस तरह की बातें उठ रही थी कि गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है, आज भी ये बातें उठ रही है। तो आखिर जब कोई भी सरकार आती है, चाहे अब इस समय मौजूदा सरकार बीजेपी की है, उससे पहले सपा की थी, तो ये चीज क्यों बार बार निकल कर आती है? इस चीज का सोल्यूशन क्यों नहीं एक बार में कर दिया जाता है, चाहे किसी की भी सरकार आए? देखिए, चलती हुई एक निरंतर प्रक्रिया। बीजेपी ने कहा था कि हम आएंगे तो 450 रुपए क्विंटल गन्ने का मूल्य करेंगे, एक बात क्या किया, और उन्होंने एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया था कि जनता से ये कहा था कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो आपकी जो प्रदेश की समस्याएं हैं वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। तो डबल इंजन की सरकार है, हमारे पास तो डबल इंजन की सरकार कभी नहीं रही। हम पे जब सेंट्रल में हम मिनिस्टर थे तब हमारे पास यूपी में सरकार नहीं थी, जब यूपी में मुख्यमंत्री थे तो सेंट्रल में हमारी कोई सहभागिता उस तरह की नहीं थी जो हम प्रदेश के लिए कुछ ताकत वाला काम कर सकें। लेकिन इनके पास तो पूर्ण बहुमत की दोनों जगह सरकार है, क्यों लोगों के पास समस्या है? अगर हम बेरोजगार
बेरोजगारी नहीं दूर कर पाए, तो हमने बेरोजगारों को भत्ता दिया है। ये बात क्या प्रदेश की जनता को, नौजवानों को नहीं पता है क्या? हमने किस तरह कन्या विद्याधन दिया है बच्चों को, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, उनके शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। तो कोई भी सरकार हो, अगर अपने ताकत के हिसाब से काम न कर पाए, गड्ढा मुक्ति की बात हमने नहीं कही, हमारे कभी भी किसी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा। हम सड़कें बनाते हैं, मजबूत करते हैं, लेकिन गड्ढा मुक्ति है तो स्वतः एक प्रक्रिया है कि बारिश में सड़कें खराब हो जाती हैं। लेकिन आज क्या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले, किसी भी शहर, किसी भी महानगर में गड्ढा मुक्त है? अरे कुछ तो आइडियल बता दो कि फला है, ये मुख्यमंत्री का जिला है, यहाँ गड्ढा मुक्त है, बता दो। प्रधानमंत्री के बनारस है, वहाँ गड्ढा मुक्त है, कहीं तो बताओ ना। पूरे प्रदेश में गड्ढे हैं। जहाँ मैं लखनऊ के सबसे VIP एरिया में रहता हूँ, यहाँ भी गड्ढे हैं, और इतने गड्ढे हैं कि मैंने अपने जीवन काल में, चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो या हमारी सरकारें रही हो, कभी इतने गड्ढे सड़कों पे नहीं देखे गए। तो डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या है, ये तो हमें जनता को बताना पड़ेगा ना। अच्छा, अब मुख्यमंत्री द्वारा पूरा कोष खोल दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो किसानों के लिए भी उन्होंने कई सारी अभी घोषणाएं की हैं, और पूरा कोष खोल दिया है, मतलब उत्तर प्रदेश का जो भी है खजाना खोल दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। क्या जब चुनाव आता है तो इस तरह की चीजें हर पार्टी के लोग, हर मुख्यमंत्री करता है कि नहीं चलो हमसे अब पिछली बार नहीं हुआ, चलो अब हम करते हैं तो जनता को दिखेगा। तो क्या इन सब चीजों को, पहली बात तो इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं? अगर जब चुनाव नजदीक है, 3, 4, 5 महीने है, 8 महीने लगे हुए हैं कि 8 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, अब आज आप अपना पूरा कोष खोल दे रहे हो, राजकोष खोल दे रहे हो, भैया चलो आज हमारा पूरा खजाना खुल गया है, तो क्या इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए सभी पार्टियों के लिए? क्योंकि जनता को लुभाने के लिए क्या ये तरीका सही है? देखिए, हम एक बात पे विश्वास रखते हैं और उसी विचारधारा पे और उसी पैटर्न पे काम करते हैं जी। जब आपके साल का अंतिम समय आए, अंतिम साल आए, तो आपको तो जो आपने काम कर दिए वो जनता को सुपुर्द किए जाते हैं। उस समय ये सरकार उस समय शिलान्यास कर रही है, काम की शुरुआत कर रही है, तो ये थोड़ा सा हथप्रभ वाली करने वाली चीज है। आपने गन्ने के भुगतान की लेके बात कही, तो क्या ये बात स्पष्ट नहीं है कि सारा गन्ने का भुगतान कोई सरकारी मिलों का तो है नहीं? सरकार क्या अपने खजाना खोल देगी? वो तो प्राइवेट जो जितनी गन्ना कंपनियां उन्होंने खरीदा, भुगतान तो उन्हें करना है। और अगर वो भुगतान नहीं करती हैं तो जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, लखनऊ की इलाहाबाद खंडपीठ का जो आदेश है कि उस पे 15% ब्याज के साथ उन तमाम सारी जो गन्ना की मिलें हैं उनके मालिकों को, किसान को देना पड़ेगा। तो ये सरकार को कराना है ना। कोई चीज अगर कोई प्राइवेट फर्म नहीं कर रही है तो ये जिम्मेदारी सरकार की कि उस गन्ना मिल के मालिक को जेल भेजा जाए अगर वो भुगतान नहीं कर पा रहा है ब्याज के सहित। उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, उसपे FIR होनी चाहिए क्योंकि उसने लॉ का उल्लंघन किया है। तो सरकार बताए कि कितनी चीनी मिलों के मालिकों के खिलाफ FIR हुई है, कितनी चीनी मिलों के मालिकों को जेल जाना पड़ा। ये बात सरकार को बतानी पड़ेगी। अगर वो नहीं बताते हैं तो ये समझा जाएगा कि सब दोनों सरकार और इन उद्योगपतियों की मिली भगत है। खजाने खोल देने से क्या होता है? क्या खजाने खोल देंगे? क्या गन्ने का भुगतान सरकार करेगी क्या? ये तो इम्पॉसिबल बात बता रहे हैं आप। जितनी चीनी मिलें सरकार की हैं उसका भुगतान तो सरकार कर सकती है, लेकिन अधिकांशता चीनी मिलें जो हैं वो प्राइवेट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हैं, चाहे वो बजाज की हों, चाहे डालमिया की हों, चाहे XYZ किसी भी उद्योगपति की हों। तो सरकार उन पे क्या कार्रवाई कर रही है ये बताए। और हम इसलिए भी बार बार कह रहे हैं हमारी स्ट्रेंथ से ना जोड़ा जाए, हमारी ताकत से ना जोड़ा जाए। जनता को एक कई दशक के बाद, लगभग 3 दशक के बाद इतने बड़े बहुमत की सरकार, और दोनों जो कांग्रेस की सरकार थी जब वो दोनों सेंट्रल से लेके यहाँ तक थे, बाकी एक इकलौती सरकार दोबारा ऐसी आई है जिसके पास इतनी ताकत है लेकिन जनता असहाय है, महसूस कर रही है वो जो आज तक उसने प्रदेश में नहीं किया। अच्छा, एक चीज और देखिए, समय कम है मनोज जी, बस आपसे एक आखिरी क्वेश्चन चाहेंगे कि ये बताइए कि अब अखिलेश यादव लगातार दौरा कर रहे हैं हर तरह से और जिस तरह से वो बातें उठा रहे हैं, क्या किसी तरह की रणनीति आपके द्वारा बनाई गई है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो अगर जो गन्ना भुगतान नहीं हो पाए हैं, गन्ना जो किसानों को लाभ नहीं मिल पाया है, वो सपा के राज में वो किसानों को वो लाभ मिलेगा? जो भी चीजें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार मंच से उठा रहे हैं बात, देखिए आप भी मनोज यादव जी जानते हैं, बात उठाना और उस चीज को अमली जामा, मतलब उस चीज को करना, जमीन पर उतारना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या उसके लिए पहले से कोई चीज तैयार की गई है? क्योंकि
बोलने के लिए तो सारे नेता जाके मंच पर बोल देते हैं, लेकिन क्या अगर जनता एक बार फिर आपके ऊपर भरोसा जताती है या फिर आप पर भरोसा करती है, तो क्या जब अखिलेश यादव आए सत्ता में अगर आते हैं तो क्या वो जनता को वो चीज दे पाएंगे जिसकी बात वो मंच से कर रहे हैं? देखिए, 2 शब्द कह दे रहा हूँ, उससे आप पूरा मेरा मंतव्य समझिएगा। समाजवादियों ने जो कहा वो किया। और मेरी एक कविता है, उसकी 2 लाइनें हैं। हम हक लेने में समाजवादी और हम हक देने में समाजवादी। हमारा पैटर्न रहा है। आप मेरे ऊपर एक आरोप लगा दो कि आपके मैनिफेस्टो में इतनी चीजें लिखी थी और आपने ये काम नहीं किया। क्या हमने जनता से वादा किया था लैपटॉप देने का? हमने लैपटॉप 18 से 19 लाख लैपटॉप दिया अथवा नहीं दिया? 23 महीने 22 महीने में हमने एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर का आगरा से लखनऊ तक बनाया कि नहीं बनाया? मेट्रो की बात करी, हमने मेट्रो को अपना काम कंप्लीट किया कि नहीं किया? और हमने उत्तर प्रदेश में जिन जिन सेक्टर्स में जो जो बातें कही थी, अगर मैं गिनाऊंगा तो मेरे ख्याल से आपका चैनल का सारा समय हमारी योजनाएं गिनाने में ही लग जाएगा। लेकिन मैं एक शॉर्ट नोटिस में इस बात को कह दे रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जो कहा है उसको पूरा किया है, चाहे वो नेताजी की सरकार रही हो, चाहे आदरणीय अखिलेश जी की सरकार रही हो, या आने वाली आदरणीय अखिलेश जी की पुनः वो सरकार हो। हमारा जो मैनिफेस्टो होगा वो पूरा होगा और हम दृढ़ संकल्पित हैं उस मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए। क्योंकि एक बात स्पष्ट है, हमारी जो विचारधारा है वो एक लाइन में, एक धारा में लाने वाली विचारधारा है। किसी को पीछे छोड़ने वाली विचारधारा नहीं। एकदम से सभी को एक साथ नहीं लाया जा सकता है। मैं नहीं जानता हूं कि आपके पिताजी क्या करते थे, लेकिन निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि अगर आप आज एक पत्रकार हैं, एक एंकर हैं, तो अपने बच्चे को निश्चित तौर पे अपनी लाइन से आगे की लाइन में ले जाने के प्रयास करेंगे। तो समाजवादी वही करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। हम फ्री राशन वाली राजनीति पे विश्वास नहीं करते हैं कि हम सब कुछ बंद कर दें, हम कहें कि हम आपको मुफ्त राशन दे रहे हैं, यही आपका डेवलपमेंट का पहला और अंतिम बिंदु है। हम उस वाली पार्टी के नहीं है और हमने जो किया है वो भारतीय इतिहास में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। हम पे गुंडई का आरोप लगता है, किसलिए लगता है? कि हम हक लेने में भी समाजवादी और हम हक देने में भी समाजवादी। अगर किसी से लड़ना पड़ जाएगा अपना हक लेने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे देश की आजादी के लिए बहुत से नौजवान फांसी के फंदे पे झूल गए, बम मारा, गोली मारी, तौंचा दागा, अगर वो भी करना पड़ा तो आज शहीद कहलाते हैं। ये सामंतवाद और मनवाद के खिलाफ अगर समाजवादियों को लड़ना पड़ता है तो हम पे टैग लगता है कि हम गुंडे हैं। लेकिन रियलिटी है, जब उत्तर प्रदेश के विकास के अध्याय को पढ़ा जाएगा तो समाजवादी पार्टी उसमें सर्वोत्तम और सर्वोपरि दिखेगी। धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे साथ सपा नेता मनोज यादव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि समाजवादी किसी भी तरह से अगर उसको हक लेना है तो वो हक लेने में और हक देने में सामर्थ्य है। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैनिफेस्टो में कहा जाएगा समाजवादी पार्टी के द्वारा इलेक्शन के दौरान, उस मैनिफेस्टो को पूरा भी किया जाएगा, दृढ़ संकल्पित है, ऐसा सपा नेता का